दुकान में ससुराल। अरे शिल्पा, ये तुम्हारी सहेली निधि ही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, निधि है ये। अरे ये तो 30 लाख की गाड़ी में घूम रही है। छोटी मोटी सी नौकरी करता था उसका पति, उनकी कौन सी लॉटरी लग गई भाई? नौकरी करने वालों के घर में कभी 30 लाख रुपए की गाड़ी नहीं होती। नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करा था उसके हस्बैंड ने। छोटी सी स्टेशनरी की शॉप खोली थी और देखो भगवान की कृपा है इनकी दुकान में। लेकिन ये सब सोचना हमारे लिए बेकार है। हम तो सारी ज़िंदगी इसी बाइक से ही काम चलाने वाले हैं। अरे ऐसा क्यों कह रही हो भाग्यवान? बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है और उसके बाद भगवान ने चाहा तो हम भी बहुत जल्दी कार ले लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी हम सिर्फ बाइक पर ही अपनी ज़िंदगी बिताएं। जो कार आएगी ना उससे तो हम बाइक पर ही ठीक है। वही 4-5 लाख रुपए वाली गाड़ी की बात कर रहे होंगे ना आप? कान खोल कर सुन लीजिए, अगर गाड़ी लेनी है तो कम से कम ऐसी गाड़ी लेना कि मैं अपनी सहेलियों के सामने सर उठाकर बता सकूं कि भाई हमने ये गाड़ी खरीदी है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है भाई कि बैठोगी तो सीधा 20 लाख की गाड़ी में ही बैठोगी? अरे जितना बजट हो उसी हिसाब से पैर फैलाने चाहिए। और मार्केट में हर रेंज की कार इसीलिए आती है ताकि हर तरह की आमदनी वाला आदमी अपनी आमदनी के अनुसार सही गाड़ी चुन सके। क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? जब इंसान बड़े सपने ही नहीं देखेगा तो उन्हें पूरे कैसे कर पाएगा? अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि अपने सपनों तक पहुंचने के लिए ना बड़े कदम उठाने के बारे में सोचो। कब तक इस नौकरी के चक्कर में पड़े रहोगे? इतने तो हिंट दे दिए मैंने आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। अरे छोड़ो ना इस नौकरी का पीछा और किसी अच्छे से बिजनेस में इन्वेस्ट करो। लाइफ में ग्रो करना है ना तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देखो भाग्यवान, ये बिजनेस मुझे समझ में नहीं आता। नौकरी का कम से कम इतना तो कंफर्म है ना कि महीने के अंत में एक मुश्त तनख्वाह हाथ में आती है। बिजनेस का मतलब तो ये हुआ कि बिजनेस चल गया तो पैसा आएगा, नहीं तो बैठे रहो ठन ठन गोपाल। ये पहली बार नहीं था जब शिल्पा और शिव की बहस हो रही थी। अक्सर ही ऐसा होता था कि शिल्पा शिव को नौकरी छोड़कर बिजनेस करने के लिए कहती थी, जबकि शिव अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस में हाथ आजमाने के रिश्ते से दूर रहना चाहता था। कुछ समय के बाद, अरे भाई साहब, कुछ सुना आपने? नहीं तो भाई, हमने कुछ नहीं सुना। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? भाई साहब, चांदी हो गई हमारी। आपने नहीं सुना? हमारे घर के सामने से बुंडीपुर हाईवे निकल रहा है। अगर ये खबर सच्ची निकली ना भाई, तो रात हमारी प्रॉपर्टी के दाम दुगने तिगने हो जाएंगे। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे मकान से ही लाइफ सेट हो जाएगी हमारे बच्चों की। सुंदर, सुना तूने? क्यों भाई साहब, क्या बात हो गई? अरे लगता है सच में भगवान ने सुन ली हमारी। देख, इस नौकरी के भरोसे तो हमारा कभी कुछ होने वाला नहीं था। जितना कमा कर लाता है ना, उससे तो किसी तरह घर चल जाए उतना ही बहुत है। लेकिन अगर सच में हमारे घर के सामने से हाईवे निकल गया ना, तो प्रॉपर्टी का इतना रेट मिल जाएगा कि हम अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इस मकान को बेचकर कहीं और मकान ले लेंगे और जो पैसा बचेगा ना, उससे गाड़ी और बाकी के शौक पूरे कर लेंगे। क्या कहता है? अरे भैया रुकिए, आप समय तो आने दीजिए, फिर सोचेंगे कि हमें हमारी प्रॉपर्टी का क्या करना है। अभी तो बस आप समय आने का इंतज़ार करिए। थोड़ा समय और बीता तो ये कंफर्म हो गया कि वाकई उनके घर के सामने से एक हाईवे निकलने वाला है। अरे बहन जी, 25 लाख रुपए की कीमत थी हमारे प्रॉपर्टी की, लेकिन जब से हाईवे का काम शुरू हुआ है रोज ग्राहक आ रहे हैं। आप तो ये समझ लीजिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं ये लोग। आपने सेल कर दी क्या बहन जी अपनी प्रॉपर्टी? नहीं ना बहन जी, हम तो ये सोच कर बैठे हैं जिस दिन हमें अपनी प्रॉपर्टी का 3 गुना दाम मिलेगा, बस उसी दिन डील फाइनल करेंगे। मेरा बेटा है ना, ज्योतिष शास्त्र को बड़ा मानता है, तो उसकी कुंडली में ये लिखा है कि 3 अंक उसके लिए बेहद शुभ है। इसलिए जिस दिन हमारे मकान का 3 गुना दाम मिलेगा, बस बहन जी उसी दिन समझिए कागज़ों पर साइन कर देंगे हम। आंटी जी क्या बात कर रही हैं आप? 3 गुना दाम? ऐसे थोड़ी ना होता है। आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी कौन 75 लाख रुपए में खरीदेगा? अरे बेटा, किस ख्वाब में हो तुम? थोड़ा घर से बाहर निकला करो, बाहर लोगों के साथ उठा बैठा करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक बार यहाँ हाईवे बन जाने दो, फिर देखो ऊँट किस करवट बैठता है। अरे भैया, पहचान भी नहीं आएगा, इतना डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारी छोटी सी कॉलोनी ना पूरी मार्केट में बदल जाएगी।
और तुम्हें क्या लग रहा है ये बिल्डर कोई बेवकूफ़ होते हैं? अरे हमें 3 गुना दाम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में 10 गुना पैसा कमाएंगे इस ज़मीन से। बोलो, बिजनेसमैन लोगों के अंदर ना बड़ा ज़बरदस्त दिमाग होता है। वो 2 रुपये खर्च करते हैं तो 10 रुपया कमाने की ताकत भी रखते हैं अपने अंदर। देख लिया भाभी आपने, जब इन गुप्ताइन आंटी का 2 कमरे का मकान 75 लाख में बिक सकता है तो हमारा तो 5 कमरे का मकान है। आप सोच कर देखो हमारी प्रॉपर्टी का रेट इस समय क्या होगा। मैं तो कहती हूँ बेच दो इस मकान को, और फिर जो पैसा मिलेगा ना इससे एक बढ़िया सा बंगला खरीदेंगे, 8 से बंगले में रहेंगे। क्या कहती हो? अरे भाभी, सोशल स्टेटस चेंज हो जाएगा हमारा। सोच कर देखो, ऐसी अपॉर्चुनिटी ना सबके पास नहीं आती। अरे चुप कर, बड़ी आई मेरा मकान बिकवाने वाली। अरे हमारी कई पुश्तें इस मकान में रही है और हमारी आने वाली पुश्तें भी इसी मकान में रहेगी। मैं इस मकान को बेचने वाली नहीं हूँ, तो कल की आई मेरा मकान बिकवाएगी। इतनी यादें जुड़ी है इस मकान से मेरी, तुझे कुछ पता भी है? चलिए आई ज़बान चलाती हुई। माँ जी, ये समय ना इमोशनल होने का नहीं है, थोड़ा दिमाग से काम लेने का है। अगर आपकी 45 लाख की प्रॉपर्टी को बेचकर 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा तो क्या बुराई है? सोचकर देखिए कितना पैसा होता है 1.5 करोड़। लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बड़ी सी गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे हम लोग, अच्छी सोसाइटी में बढ़िया सा मकान लेंगे, नौकर चाकर होंगे, और लाइफ में इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? अरे चुप कर, मेरे लिए इस मकान की कीमत तुम्हारे 1-2 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़कर है। दुल्हन बनकर आई थी मैं इस घर में, ऐसे नहीं छोड़ने वाली इस मकान को। और भूलो मत, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई हिला नहीं सकता मुझे इस मकान से। देख रही है तू, माँ जी के लक्षण ऐसे ही रहे ना तो हम तो ऐसे ही भिखारी के भिखारी रह जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। अरे हमारे घर वालों को कब अकल आएगी कि मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? बाद में सर पकड़ के रोते रहो बस। ठीक ही कह रही हो भाभी आप, जिंदगी हमें मौका दे रही है और हम लोग यहाँ पुरखों की अमानत संभाल कर बैठने की बात कर रहे हैं। देखो, अगर अब नहीं ना तो फिर कभी नहीं। आप भी भैया को समझाओ और मैं इनको समझाती हूँ। अब सारी कमान हमें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, नहीं तो माँ जी तो हमारा बंटाधार करवा कर ही छोड़ेंगी। शिव और सुंदर की पत्नियाँ अपने अपने पतियों को मकान बेचने के फ़ायदों के बारे में बताना शुरू करती हैं और किसी तरह उन्हें बोतल में उतारने की कोशिश करती है ताकि वो लोग भी मौके पर चौका मारकर अपनी प्रॉपर्टी दुगने तिगने दाम में बेचकर मोटा मुनाफा कमा सके और अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सके। धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत गया और इन 2 महीनों में कॉलोनी के लगभग सारे लोग अपना अपना मकान अच्छी कीमतों में बेचकर वहाँ से चले गए थे। एक दिन, अरे भाई साहब, किस ख्याल में हो आप? समय रहते आप भी अपनी प्रॉपर्टी अच्छे दामों पर निकाल दीजिए। क्यों घर आई लक्ष्मी को लात मार रहे हैं? देख लो आप, अभी भी आपका मूड हो तो मेरे पास एक पार्टी है, अच्छी डील करवा दूंगा। बाकी आपकी मर्जी। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ वाला मकान बेचकर मैंने सनराइज सोसाइटी में एक 3 BHK फ्लैट खरीदा है। पार्किंग की फैसिलिटी, 24 घंटे लाइट, बच्चों को खेलने के लिए पार्क और 24 घंटे दरवाजे पर गार्ड बैठा रहता है। सोसाइटी जितनी फैसिलिटी हमें कभी मिलती है इस कॉलोनी में, सोच कर देखो भाई साहब। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अरे अब आंटी जी की गोद में खेले हैं हम बचपन से, भाई की तरह हो आप, इसीलिए समझा रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। अरे सुंदर, देख रहा है तू, एक एक करके कॉलोनी में सबने अपना मकान बेच दिया। लखपति से करोड़पति हो रहे सब। क्या बोलता है, हम भी बिकाऊ का बोर्ड लगा दे क्या? भैया बुरा मत मानना, लेकिन आपके अंदर ना आगे बढ़ने की ना तो कोई चाहत है और ना ही कोई काबिलियत। अरे क्यों ऐसी बात बोल रहा है तू? बड़े भाई से बात करने की तमीज़ भी भूल गया क्या? अरे नहीं भैया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आप इसको दिल पर मत लो, लेकिन आप ये सोचो कि आखिर हमारे 45 लाख रुपए के मकान का कोई भी बिल्डर 1.5 करोड़ देने के लिए क्यों तैयार है? तू ही बता, मैं तो इतना समझदार हूँ नहीं ना। अरे भैया, हमारी प्रॉपर्टी खरीद कर वो लोग इसी जगह होटल, शोरूम, मॉल, बड़े बड़े स्टोर वगैरह बनाएंगे और फिर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तू कहना क्या चाह रहा है? साफ साफ बता, मुझसे गोल गोल बातें मत क्या कर। तू अपने मकान की ज़मीन पर मॉल बनाएगा क्या? नहीं भैया, मॉल नहीं, लेकिन ढाबा तो बना ही सकते। सोच कर देखो, हाईवे के किनारे अगर एक अच्छा सा ढाबा होगा तो कितनी कमाई होगी हमारी। दुनिया भर की गाड़ियाँ और ट्रक गुजरेंगे सड़क से, जो हमारे ढाबे पर रुक कर चाय नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। दिन के हज़ारों कमाएंगे हम और महीने के लाखों।
और हम अपनी प्रॉपर्टी का फ़ायदा किसी और को क्यों उठाने दें? अरे भाई कैसी बात कर रहा है तू। हम ढाबा खोल कर बैठेंगे तो हमारी नौकरियों का क्या होगा? भूल मत, नौकरी वाले हैं हम। तुरंत ना छोटी बात पर आ जाते हो भैया आप। जिंदगी में ऊपर उठना है कि नहीं आपको, या बस ये 30,000 की नौकरी में जिंदगी बिता देनी है? महीने के लाखों रुपए छापेंगे हम दोनों भाई मिलकर, बिजनेस करेंगे। अरे छोड़ दो नौकरी, मैं भी ऑफिस में जाकर रिजाइन कर देता हूँ। चल मान ली तेरी बात, ऑफिस से रिजाइन कर देंगे और घर को ढाबे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम रहेंगे कहाँ? अरे भैया बहुत ही नादान हो आप। ना बिजनेस के बारे में बिल्कुल दिमाग नहीं लगा पाते हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम बैंक से लोन लेंगे और अपने मकान को तोड़कर फिर से बनवाएंगे। नीचे के फ्लोर पर रेस्टोरेंट खोलेंगे और हम लोग ऊपर के फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। हमें कहीं शिफ्ट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इसी मकान से हम लोग बिजनेस भी कर पाएंगे और हमारे रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। आप बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? चल ठीक है, अगर तुझे लगता है कि ये फ़ायदे का सौदा है तो यही सही। अरे भाई साहब मेरी बात मानो तो प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी मुसीबत से छुटकारा पाओ। ये बिजनेस करना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और भूल लो मत, बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी हो जाता है कभी कभी। प्रॉफिट के बारे में इतने बड़े बड़े ख्याली पुलाव पका रहे हो आप, लॉस का तो कभी सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आसमान से सीधा ज़मीन पर गिरो और आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। देखो भाई साहब, आप अच्छी बात नहीं कर सकते ना, तो कम से कम बद दुआ तो मत दो हमें। समझ रहे हैं हम, आपको ये बात सोचकर जलन हो रही होगी ना कि ऐसा बिजनेस का आइडिया आप लोगों के मन में क्यों नहीं आया। अब आजकल के ज़माने में कोई किसी को ऊपर उठते हुए कहाँ देख सकता है। सीने पर सांप लौटने लगे होंगे ना आपकी। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। आपने आज का फ़ायदा देखा और हम आने वाले कल का फ़ायदा देख रहे हैं। ऐसा है बहन जी, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। आप लोगों को तो मैं पड़ोसी होने के नाते नेक सलाह देने आया था, लेकिन आप लोगों के तेवर देखकर लग रहा है आपको सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी आपकी, आपके मन में जो आए करो, मैं चलता हूँ जी, नमस्ते। दोनों भाई बहुत जल्द बैंक से मोटी रकम लोन में लेते हैं और अपने घर को तोड़कर नया बनाना शुरू करते हैं। कई महीनों के इंतज़ार के बाद अंत में उनका रेस्टोरेंट और घर बनकर तैयार हो जाता है। बस भैया अब थोड़ा इंतज़ार और उसके बाद हम लोग रुपयों में खेलेंगे। अरे बेटा 6 महीने हो गए, तुम दोनों ने नौकरी भी छोड़ रखी है और ढाबे पर अभी तक कोई खास आमदनी नहीं हो रही, ऐसा कैसे चलेगा? अरे माँ तुम चिंता क्यों करती हो, देख नहीं रही हो हाईवे का काम बस अब 2-2.5 किलोमीटर दूर ही रह गया है। उसके बाद जैसे ही हमारे घर के सामने वाली रोड बनेगी ना, दिन ही बदल जाएंगे हमारे। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ कुछ महीने और सही। और वैसे भी कोई भी बिजनेस धीरे धीरे ही सेट होता है, पहले दिन से थोड़ी ना कमाई होने लगती है। शिव और सुंदर दोनों बेसब्री से रोड के अपने ढाबे के सामने आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब आदमी की किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। इन दोनों के साथ किस्मत ने ऐसे ही अन्याय कर दिया। 2-4 दिन बीते तो पता चला उनके घर के सामने से हाईवे नहीं जाएगा, बल्कि सरकार की तरफ से एलिवेटेड रोड पास हो गया है। एलिवेटेड रोड का नाम सुनकर दोनों भाइयों को मानो सांप सूंघ गया था। छोटे तो क्यों टेंशन लेता है, निराश मत हो। ऐसा थोड़ी ना है कि एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो नीचे सड़क पर बनी दुकानें बंद हो जाएगी। अरे भाई सबका अपना अपना काम होता है। हाँ बस इतना मान सकते हैं कि पहले जितनी आमदनी नहीं होगी, लेकिन ढाबा तो हमारा तब भी चलेगा, तो फिक्र मत कर। दोनों भाई एक दूसरे को दिलासा देने में लगे थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि घर के सामने से एलिवेटेड रोड निकल जाने के बाद उनके ढाबे की हालत ऐसी हो गई थी कि वहाँ पूरा दिन बस इक्का दुक्का कस्टमर आते थे। एक दिन, अरे वाह बेटा वाह, बहुत सुंदर ढाबा बनवाया है आपने। मैंने सोचा 2-4 दिन भैया के साथ रह भी लूँगी और ढाबे का बढ़िया वाला खाना भी खा लूँगी। तुम दोनों ऐसा करो, बढ़िया शाही पनीर और गर्मा गर्म नान लगा दो। बुआ की बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे मक्खियाँ ही तो मार रहे हो ना तुम दोनों। वैसे भी तुम्हारा ये खाना ना शाम को कुत्तों के आगे ही डलना है। एहसान मानो मेरा कि मैं तुम्हारे ढाबे में खाना खाने आई हूँ। कम से कम किसी इंसान के तो मुंह लग रहा है। चलो अब ज़्यादा देखो मत, फटाफट से खाना लगाओ। और हाँ, बढ़िया से सलाद भी काट लेना, आम का अचार और 2-3 पापड़ भी सेक लेना। खाने के बाद, हाय पुत्र, खाना तो बड़ा स्वाद बना रखा है तूने। रुक जा, तेरा पप्पू मामा है ना, वो भी आज इधर ही आया हुआ है। मैं फ़ोन करके उसे भी बुला लेती हूँ, वो भी खाना खा लेगा। अरे बुआ जी आपका ना 400 रुपये का बिल हो गया है, पहले आप अपना बिल पे कर दो, पप्पू मामा का बाद में देख लेंगे। हाय
अब बुआ को रोटी खिलाने का बिल लोगे क्या? मेरा जो मन करेगा, जितना मन करेगा उतना खा कर जाऊंगी और बिल देगी मेरी जूती और थप्पड़। हमारे जैसे जो 2-4 रिश्तेदार आते हैं ना, उसी से रौनक है तुम्हारे ढाबे में। वरना तुम ही सोच कर बताओ, कोई दिन भर में चाय पीने भी आता है तुम्हारे यहाँ? बुआ की बातों का सुंदर और शिव के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ महीनों तक घाटे में बिजनेस चलाने के बाद दोनों की हिम्मत जवाब दी गई थी। देख सुंदर, अब तो मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है जेब से पैसा लगा लगा कर इस बिज़नेस को और दिन चलाने की। तो ऐसा कर, पता कर, वो जो बिल्डर हमारी प्रॉपर्टी का 1.5 करोड़ देने को तैयार था ना, उनसे बोल दे कि हम बेचने के लिए तैयार हैं। अरे कुछ तो प्रॉफिट निकले हमारा, वरना हम तो और कर्जदार हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो भैया, मैं आज ही पता लगवाता हूँ। शायद गलती कर दी हमने अपनी प्रॉपर्टी ना बेचकर। इस बिज़नेस के चक्कर में पड़कर हमने अपने पैसे भी गंवा दिए और इस एलिवेटेड रोड के चक्कर में हमारा सारा काम चौपट हो गया। अरे हम नीचे बैठे रह गए और रोड ऊपर हवा में निकल गया। अब लोग नीचे उतर कर तो खाना खाने आएंगे नहीं। कुछ नहीं, बस हमारी किस्मत ही ख़राब है। बड़े भाई के कहने पर सुंदर कई सारे प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर से बात करता है, लेकिन जब से घर के सामने एलिवेटेड रोड बना था, प्रॉपर्टी के दाम वापस आसमान से ज़मीन पर आ गए थे। उनके मकान के अब कोई 50 लाख भी देने को तैयार नहीं था। ज़्यादा समझदारी दिखाने का नतीजा ये होता है कि बेचारे शिव और सुंदर अपनी नौकरी से भी जाते हैं और उनका बिजनेस भी चौपट हो जाता है। अभी तक उनके मकान के जो 1.5 करोड़ मिल रहे थे, वो भी 45 लाख पर आ गए थे और वो दोनों बेचारे 50 लाख के भारी कर्जे में डूब गए थे।